जैन साथियों, आज का टॉपिक है कोशिका। कोशिका मीन सेल। सेल जो होता है हमारे शरीर की एक छोटी सी इकाई होती है। ये हमारे शरीर में क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है जो विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अब हम देखते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका को किससे देखा गया और किसने देखा। सबसे पहले इन चीजों को जान लेंगे और कोशिका कितने प्रकार का होता है, हमारे ये जो कोशिकाएं होते हैं इनका क्या कार्य होता है और कितने चीजों से मिलकर हमारी कोशिका बनी होती है और जीव कोशिका तथा पादप कोशिका में क्या अंतर है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने इन कोशिकाओं के बारे में खोज की और इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कब क्या चीजें देखा, इसको देख लेते हैं। कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका जो है हमारे जीवन की इकाई है। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा इसको खोजा गया था सेल को। लीवेनहॉक 1673 में सेल की बैक्टीरिया को देखा था। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। वर्ष 1839 में जेई प्रुकेंजर ने कोशिका के जीवित पदार्थ जीवद्रव्य नामक प्रोटोप्लाज्म दिया था। यानी कि जो कोशिका है ये जो इसका अंदर वाला भाग है इसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। कौन? जेई प्रुकेंजर 1839 में। कोशिका सिद्धांत दो जर्मन वैज्ञानिकों एम स्लाइडेन 1838 में, टी स्वान 1839 में प्रस्तुत किया था। ये कोशिका सिद्धांत क्या कहता था? सभी जीव और पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई है। यह है कोशिका के सिद्धांत जिन्होंने दो वैज्ञानिकों ने दिया था, जर्मन के दो वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। एम स्लाइडेन 1838 में और टी स्वान 1847 में प्रस्तुत किया था। फिर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बिल्को 1855। इन्होंने बताया कि इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। बिल्को 1855 के अनुसार सभी कोशिकाएं पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं या उन्हीं कोशिकाओं से पैदा होते हैं। इतना चीज आप लोग समझ लिए। ये पॉइंटें हैं, ये परीक्षाएं में पूछी जाती हैं कि किस सन में कौन से वैज्ञानिक ने किस चीज का खोज किया था। सेल में ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखना है टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोन मतलब प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोन। प्रो का मतलब होता है आद और कैरियोन का मतलब होता है कैर। आद मतलब एब्सेंट। जिस कोशिका में केंद्रक एब्सेंट होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है और कोशिकाएं झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरी चीज है यूकैरियोन। यूकैरियोन का मतलब यूकैरियोटिक। यू मतलब होता है सत्य, कैरियोन मतलब केंद्रक। इसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट श्रेणी है कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य। इनकी संरचना और कार्य देख लेते हैं। सन 1932 ईस्वी में जर्मन के दो वैज्ञानिक नाल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम जर्मन के दो वैज्ञानिक नाल और रस्का ने 1932 ईस्वी में किया था। इसकी ये खासियत थी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किसी भी वस्तु को 1 लाख से 2 लाख गुना बड़ा दिखाई देता था। कोई भी वस्तु जो रियल होता था वो अपनी आकृति से 1 लाख या 2 लाख गुना बड़ा दिखाई देता था। ये इसकी खासियत थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। इससे इन्होंने इनके अंदर के कई घटक देखे। इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से सेल के अंदर इन्होंने जो चीज दिखा उनको ये चीज दिखा था: कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य। अब इनके बारे में जानते हैं कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और केंद्रक के द्रव्य क्या क्या कार्य करते हैं सेल में, इसको हम जान लेते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हमारा सेल वॉल है। हमारे सेल का एक परत है जो 3 भाग में है, 1 2 3। तीनों के नाम क्या है? मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक,
तीनों भित्तियां क्या करती हैं, जितने भी अंदर के कोशिकांग होते हैं इनको बाहरी आघातों से इनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये तीनों भित्तियां, ठीक है। मध्य पटलिका जो होता है, मिडिल लेमेला, यह मुख्यतः कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट से बना होता है, जो दो सेलों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और ये जो है इतनी ज्यादा ही मजबूत होता है, जो पादप कोशिकाओं में इसकी दृढ़ संरचना होने के कारण पादप कोशिकाओं को आपस में कलेक्ट करके उनकी एक निश्चित आकार देने का कार्य करता है। उसके बाद से जो जीवाणुओं में जो सेल वॉल पाया जाता है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना होता है। कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये जो है पादप कोशिका जिसको जो सेलुलोज से बना होता है उससे नाजुक होता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है, जो इनके विभिन्न घटकों को वातावरण से अलग करने का कार्य करता है। ये जो परत होती है सेल मेम्ब्रेन, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है, जिस कारण ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर आने जाने देता है। जैसे जो CO2 O2 होता है ये डिफ्यूजन के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, और जो जल होता है वो परासरण यानी ऑस्मोसिस विधि के द्वारा अंदर जा पाता है। तो जो ये झिल्ली होती है वो कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही हमारे अंदर आने देता है, यानी कि जब हम किसी दवा को लगाते हैं तो कुछ देर के लिए रफ करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो दवा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो ऊपर के पार्ट में जब हम लोग लगाते हैं उसी पार्ट को ऊपरी परत करते हैं, उस ऊपरी परत के में ही सेमी परमेबिलिटी की जो ये झिल्ली होती है वो लगी होती है, उसी के माध्यम से हमारी दवा इंटर करती है। और उसकी भी कई विधि हैं। अभी इसमें दो विधियां मैं पढ़ लेता हूँ, दो मॉडल पढ़ लेते हैं इस कोशिका झिल्ली के बारे में। ये कोशिका झिल्ली की एक रॉबर्टसन वैज्ञानिकों ने एक अवधारणा दिया था, रॉबर्टसन 1959 इकाई झिल्ली अवधारणा। इनके अनुसार सेल मेम्ब्रेन दो प्रोटीन परतों से मिलकर बनी होती है, जिनकी मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम और 35 एंगस्ट्रॉम होती है, और इनके मध्य में फास्फोलिपिड होता है। जैसे ये 20 एंगस्ट्रॉम की परत है और बीच में फास्फोलिपिड है, और ये 35 एंगस्ट्रॉम की लिपिड है। ये कहने मतलब इनका ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। किन्होंने बताया था रॉबर्टसन 1959 में। दूसरा देख लेते हैं, सेकंड जो मॉडल था सिंगर निकोलसन ने दिया था 1972 में, जो जिसका नाम था तरल मोजेक मॉडल। इनके अनुसार क्या था, सेल मेम्ब्रेन दो आणविक लिपिड परत से बने होते हैं, यानी दो आणविक लिपिड परत से बने होते हैं, जिनकी ऊपरी परत को पेरिफेरल और बाह्य परत को एक्सटेंसिव और मध्य में प्रोटीन धातु होते हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि जैसे ये वाली परत है इसके बीच में प्रोटीन लगे थे, ऊपर वाले को पेरिफेरल कहते हैं, नीचे वाले को एक्सटेंसिव परत कहते हैं, और इनको किससे मिलकर बना होता है, दो आणविक लिपिड से मिलकर बना होता है। इनका कहने मतलब ये था। ठीक, सेल मेम्ब्रेन लचीलापन, इन्हीं के कारण लचीलापन होने के कारण वातावरण से भोजन ग्रहण करने का काम करता था। इस विधि को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारे वातावरण से जो भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है उस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस क्रिया के कारण ही जो अमीबा होता है वो अपना भोजन ग्रहण कर पाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है जीवद्रव। जीवद्रव को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हक्सले ने सर्वप्रथम बताया कि जीवन की भौतिक आधार जो है वो जीवद्रव है। ठीक, उसके बाद में केंद्रक द्रव, ये जो केंद्रक है इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। और जो केंद्रक के बाहर जो द्रव्य है ये जिसमें ये सब सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय और ये सब जो चीजें हैं जिसमें है उस चीज को हम लोग कहेंगे कोशिका द्रव्य। ठीक, कोशिका द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 औसत रासायनिक संगठन, जिसमें क्या क्या है, यौगिक और उनके परसेंटेज भाग। जल है 65 से 90% जीवद्रव्य में, प्रोटीन और एंजाइम है 10 से 20%, लिपिड है 2.03%, कार्बोहाइड्रेट 1% है, आरएनए 0.7% है, डीएनए 0.4% है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है कितना 0.1%। सेकेंड हेडिंग है भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या क्या होते हैं जीवद्रव के, जीवद्रव रंगहीन होता है, पारभासी होता है, जल में अम्लीय होता है। ठीक, यह अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है
बहुत ज्यादा इसको संपीड़ कर सकते हैं, दबा सकते हैं। यह साल से जल में परिवर्तित होता रहता है। ठीक, इसमें ब्राउनियन मोशन पाया जाता है जो 0 से 60 डिग्री तक जीवित रहता है। इसमें ब्राउनियन मोशन जो होता है ये हिलता रहता है। ठीक, जैविक गुण में क्या होता है, जीवधारियों में समस्त जैविक गुण जैसे पौधे गति नहीं करते हैं, उसी तरीके से इसी के कारण, जीव द्रव्य के कारण ये गति भी करते हैं, अपना पोषण भी करते हैं, उपापचय भी करते हैं, शोषण भी लेते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं। किसके कारण, जीव द्रव्य के कारण ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। किसमें, जीवधारियों के समस्त प्रजातियों में। इससे पहले आपने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म, अब नेक्स्ट हेडिंग है कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, कोशिका द्रव जो होता है ये चिपचिपा रंगहीन एवं कणिकामय होता है। इसमें एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद इसमें कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे केंद्रक, राइबोसोम, लवक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, माइक्रोबॉडी, लैन गाल्जी बॉडी, गुणसूत्र इत्यादि। ये सारी जो चीजें पाई जाती हैं, लाइसोसोम, केंद्रक, केंद्रिका, गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी, प्रॉक्सिसोम, हरित लवक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ट्यूबल और कोशिका द्रव, ये सारे चीज किसमें पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में। जो निम्नोक्त है इनको बारी बारी से पढ़ेंगे, इनको पढ़ना जरूरी है कि ये किस तरीके से सेल में कार्य करते हैं। ठीक, क्रोमेटिन, इसी में से एक हेडिंग है क्रोमेटिन एवं गुणसूत्र। क्रोमेटिन एवं गुणसूत्र क्या होते हैं, ये केंद्रक द्रव में, ये जो केंद्रक है ये इसके द्रव्य में ये धागे नुमा पदार्थ के जाल के नुमा इसमें रहते हैं। जो धागे नुमा एक जाल के समान इस केंद्रक में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रोमेटिन धागे कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन धागे कहते हैं। जब इसका सेल डिवीजन होने लगता है तो ये फूल के मोटे हो जाते हैं, फूल के मोटे होकर टूट जाते हैं। ठीक है, जो टूट जाते हैं इन्हीं को कहते हैं गुणसूत्र। ये जो केंद्रक द्रव में जो धागे नुमा जो पदार्थ होगा किससे बना होता है, रासायनिक दृष्टि से इसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, जो न्यूक्लियक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो इस पे क्रिस्टी बना होता है, जो टेनिस रैकेट की तरह होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें एटीपी सिंथेसिस नामक एंजाइम पाया जाता है। एटीपी सिंथेसिस नामक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए एटीपी का निर्माण करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ठीक है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के विकर डीएनए, राइबोसोम तथा आरएनए उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र जब चलता है तो उसमें एक एंजाइम निकलता है जो डीएनए, राइबोसोम तथा आरएनए की उपस्थिति को एस्टिमेशन करता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि एटीपी देख के सारी शरीर में ऊर्जा का प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए इसको बिजली घर कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपारद्रव्य जालिका। ठीक, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नहीं ये नहीं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं, एक चिकनी एक खुरदुरी। जो खुरदरी होता है उनके ऊपर जो नलिका होता है, उनके ऊपर राइबोसोम होते हैं, इसलिए राइबोसोम उसके ऊपर चिपके होते हैं, जिस कारण ये खुरदुरी होती है। ठीक है, खुरदुरी होती है। और जो दूसरा होता है जो स्मूथ होता है उसमें राइबोसोम नहीं चिपके रहते, इसलिए स्मूथ होता है। जिसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो स्टेरॉइड का संश्लेषण काम करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य करते हैं, मतलब जो भी हानिकारक चीज आता है उनको भी ये अवशोषित करने का काम करते हैं। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं, वसा लिपिड के संश्लेषण का कार्य करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक, अगली हेड है गाल्जिका। गाल्जिका जो है ये अंतःपारद्रव्य जलिका में पैक होते हैं। जैसे ये एक दूसरे के ऊपर है, ये अंतःपारद्रव्य जलिका के अंदर पैक होते हैं, ये इसीलिए एक दूसरे के ऊपर चिपके होते हैं। ठीक है, इनको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है तथा डिप्ट्रियोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, गाल्जिका को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गाल्जिका को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका पट, सेल वॉल, सीमेन, एक्रोसोम, लैनकान, हार्मोन्स इत्यादि चीजों का सिंथेसिस करते हैं, यानी संश्लेषण करते हैं, यानी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग आता है लैनकान। यह कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को पचाने का काम करते हैं तथा इसको लाइसोसोम का एक तंत्र होता है। ठीक है, इसमें लाइसोसोम की उपस्थिति में पाचन कारक एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का कार्य करते हैं।
जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको? लैंडकाय को। अब अगली हेडिंग है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है झिल्ली विहीन न्यूक्लियोप्रोटीन के एक सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इनका निर्माण जो है कोशिका के आरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड द्वारा केंद्रक में होता है। ठीक है, इनकी दो इकाइयां होती हैं जो 0.001 मोलर पर एक साथ आती हैं तथा इससे कम सांद्रता होने पर ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ठीक है, राइबोसोम। अब अगली है माइक्रोबॉडी। यह कोशिका के या कोशिकांगों के जो ये कोशिकांग है, जितने ये प्रकार के कोशिकांग हैं, इनमें ये ऑक्सीजन के संश्लेषण का कार्य करता है। कौन? माइक्रोबॉडी। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें ग्लाइसोसोम ग्लाइसोसोम की एक प्रक्रिया होती है जो क्या करता है, जितने वसा होते हैं उनका एकत्रीकरण का कार्य करता है। ठीक है, एक ग्लाक्सिलेट चक्र चलता है इस माइक्रोबॉडी में। एक ग्लाक्सिलेट चक्र चलता है जो H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन का कार्य करता है। कौन? माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी का मुख्य भाग यह है कि हमारे शरीर में जितने भी छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं उनको ऑक्सीजन लाके देने वाला काम करता है, ये माइक्रोबॉडी करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो रहा है। ये अगली बार जब वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें इसका विभाजन पढ़ा जाएगा, कोशिका का विभाजन देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कैंसर कैसे होता है। सबसे पहले इसको जानने की जरूरत है कि हमारे जो सेल है उसमें क्या क्या होता है और कितने जो कोशिकांग होते हैं किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि समसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र विभाजन क्या आता है, सेल म्यूटेशन क्या होता है, किस तरीके से कैंसर हमारे सेल में होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अतः दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगली वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।